हेलो दोस्तों। तो ये कई बच्चों की डिमांड थी कि एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें इस बात पे चर्चा किया जाए कि कौन से चैप्टर्स एग्ज़ाम में आने वाले हैं, कौन से चैप्टर्स एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, स्पेशली बोर्ड एग्ज़ाम्स में कौन से चैप्टर्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो हमें नहीं पढ़ने हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी बात पे चर्चा करूँगा कि कौन से चैप्टर्स बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे और कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में के लिए आपको पढ़ना है, वो बोर्ड एग्ज़ाम में जो कि नहीं पूछे जाएंगे। तो आइए इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों। तो आपको ये आइडिया अभी तक तो लग गया होगा टेंथ में आने के बाद कि आपको जो है टोटल 4 बुक्स पढ़ने हैं। एक हिस्ट्री की बुक है जिसका नाम है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकेंड। दूसरी बुक है ज्योग्राफी की कंटेम्प्रेरी इंडिया। तीसरी बुक है सिविक्स की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2। और लास्ट बुक है फोर्थ बुक इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इन चारों बुक्स से जो आपको पढ़ने हैं इन सभी से 20 मार्क्स 20 मार्क्स 20 मार्क्स और 20 मार्क्स सबसे 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। आपको पता होगा कि जो आपका बोर्ड एग्जाम होता है वो टोटल 80 मार्क्स का होता है। तो उसमें आपसे हिस्ट्री से भी 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी से भी 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, सिविक्स से भी 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और इकोनॉमिक्स से भी 20 मार्क्स के ही क्वेश्चन आएंगे। तो आइए एक बार अब इसको हम एक एक करके सभी बुक्स के बारे में चर्चा करते हैं कि इसमें से कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों हिस्ट्री का जो आपका बुक है उसका नाम पहले आप याद रखिएगा, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 2। पार्ट 1 इसका आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है। तो इस बुक में दोस्तों जो मैंने यहाँ पे इंडेक्स दिया हुआ है ये जो है अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से होगा। जिसके पास पुरानी बुक्स होंगी उसमें ये टोटल जो है 8 चैप्टर्स के नाम दिए होंगे। जो जिन बच्चों ने अभी नई बुक्स खरीदी होंगी एनसीईआरटी की उसमें कुछ कम चैप्टर्स के नाम होंगे। तो मैं आपको इसमें ये बता दूं कि कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और कौन से चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि आपको पूरे बुक्स से सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ने हैं दोस्तों, और यही 4 चैप्टर्स आपके बोर्ड एग्जाम में फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। कौन से चैप्टर्स हैं आप देख रहे होंगे, इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है पूरे बुक को, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। जो पहला सेक्शन है अभी जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इसमें 3 चैप्टर्स के नाम दिए हुए हैं। जिन लोगों ने नया बुक लिया होगा उसमें यहाँ पे 2 चैप्टर्स के नाम लिखे होंगे। कौन कौन से? जो पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, वो एक चैप्टर कंपलसरी है। पहले दोस्तों जो है 2018 का जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था उसमें 2 चैप्टर पढ़ने होते थे पहले, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप या करके और द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना। इन दोनों में से कोई एक पढ़ना होता था। लेकिन लास्ट ईयर से ये सिस्टम चेंज हो गया है। अभी आपको सिर्फ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ना है, द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना ये चैप्टर डिलीट हो गया है। यानी अगर आप नया बुक खरीदेंगे तो आपको ये चैप्टर उस बुक में नहीं मिलेगा। दूसरा जो चैप्टर आपको पढ़ना है दोस्तों वो है नेशनलिज्म इन इंडिया, जो पहले भी कंपलसरी था और अभी भी कंपलसरी है। यानी सेक्शन 1 से आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं? ये है 2, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया। सेक्शन 2 में आते हैं, इसमें टोटल 3 चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं। इसमें कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? अगर आप नया बुक खरीदेंगे तो उसमें सिर्फ 2 चैप्टर्स के नाम दिए होंगे, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, और दूसरा चैप्टर है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन दोनों चैप्टर में से कोई एक चैप्टर पढ़ना है, यानी आपको ये दोनों चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। वर्क लाइफ एंड लेजर अगर आपके बुक में दिया हुआ है तो ये चैप्टर डिलीट हो चुका है, अभी ये पढ़ना ही नहीं है। और द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड और द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन दोनों में से कोई एक चैप्टर आपको पढ़ना है। तो ये हो गया सेक्शन 2। सेक्शन 3 में हम देखेंगे यहाँ पे 2 चैप्टर्स का नाम दिया हुआ है। अगर आपके पास नई बुक होगी तो उसमें सिर्फ एक चैप्टर का नाम दिया होगा, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड ये कंपलसरी चैप्टर है और ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ पे 5 दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे जो है 3 ऊपर है और ये 4 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया और नीचे ये 5। लेकिन आपको टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 4। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ये कंपलसरी है, नेशनलिज्म इन इंडिया कंपलसरी है, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड और द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में से कोई एक चैप्टर पढ़ना है। और लास्ट चैप्टर जो आपको 4th चैप्टर पढ़ना है, मैं यहाँ पे 4th कर दे रहा हूँ, जो 4th चैप्टर आपको पढ़ना है वो है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो टोटल आपको हिस्ट्री से कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 4, और यही 4 चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के बुक में टोटल आपको 7 चैप्टर्स मिलेंगे। पहला जो चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये कंपलसरी है दोस्तों, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। दूसरा चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ और तीसरा चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज। दोस्तों ये दोनों चैप्टर्स भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे लेकिन बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे।
ये दोनों चैप्टर सिर्फ आपके पीरियोडिक टेस्ट में आएंगे, जो आपके पीटी होते हैं, पीरियोडिक टेस्ट 1, पीरियोडिक टेस्ट 2 और पीरियोडिक टेस्ट 3। इन तीनों एग्जाम्स में ये पूछे जा सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज और वाटर रिसोर्सेज से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो फोर्थ चैप्टर है वो है एग्रीकल्चर, जो कि बोर्ड एग्जाम में आएगा। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये भी बोर्ड एग्जाम में आएगा। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, ये भी बोर्ड एग्जाम में आएगा। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये भी बोर्ड एग्जाम में आएगा। यानी टोटल जो 7 चैप्टर्स इसमें दिए हुए हैं, 7 चैप्टर्स में से 5 चैप्टर्स ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे और 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जो सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में, जो आपके स्कूल में जो एग्जाम होता है, सिर्फ उसमें पूछे जाएंगे। अब इसमें चीज़ ध्यान रखिएगा, जो थर्ड चैप्टर है वाटर रिसोर्स, ये आपके बोर्ड एग्जाम में तो नहीं आएगा, सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आएगा। लेकिन इस चैप्टर में जो मैप दिया हुआ है वो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। यानी कि ज्योग्राफी से बोर्ड एग्जाम में कितने आएंगे चैप्टर, वो हैं 5, और 2 चैप्टर ऐसे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो आप तैयारी भी इसी हिसाब से करेंगे। जब आपके स्कूल का पीरियोडिक टेस्ट हो तो आप इन दोनों चैप्टर्स को पढ़ेंगे, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज और वाटर रिसोर्सेज। लेकिन जब आप बोर्ड एग्जाम की अंत में तैयारी कर रहे होंगे तो आपको ये दोनों चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट बुक है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2। इस बुक में दोस्तों टोटल 8 चैप्टर हैं। अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो पहला चैप्टर है वो है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग बोर्ड एग्जाम के लिए है। फेडरलिज्म, इसको भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तीसरा चैप्टर है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। दोस्तों ये चैप्टर भी सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। फोर्थ चैप्टर है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट, ये सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में पूछा जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज़, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। और चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, ये आपके सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आएगा। यानी कि आपके सिविक्स में जो टोटल 8 चैप्टर्स हैं उसमें से 5 चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में पूछे जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सिर्फ बोर्ड एग्जाम का मतलब ये नहीं कि पीरियोडिक टेस्ट में नहीं आएगा। ये बोर्ड एग्जाम वाले जो चैप्टर्स हैं ये पीरियोडिक टेस्ट में भी आएंगे और बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। लेकिन जो पीरियोडिक टेस्ट वाले जो चैप्टर्स हैं, जो नीचे 3 चैप्टर्स दिखाई दे रहे हैं, ये सिर्फ आपके पीटी एग्जाम में आएगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा। तो सिविक्स से आपके टोटल चैप्टर्स हो गए 5। अगला है इकोनॉमिक्स, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस बुक में टोटल 5 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है डेवलपमेंट, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए है। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, सेकंड चैप्टर, ये भी बोर्ड एग्जाम में आएगा। थर्ड चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट, ये भी बोर्ड एग्जाम में आएगा। फोर्थ चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ये भी बोर्ड एग्जाम में आएगा। और लास्ट चैप्टर है कंज्यूमर राइट्स। इस चैप्टर को सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए रखा गया है, ये आपके पीरियोडिक टेस्ट में भी नहीं पूछा जाएगा। यानी कि कंज्यूमर राइट्स चैप्टर से सिर्फ आपको एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा जाएगा, ये ना पीरियोडिक टेस्ट में आएगा और ना ही जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। यानी कि इकोनॉमिक्स से आपको कुल 4 चैप्टर पढ़ने हैं और ये शुरुआती 4 चैप्टर्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर। लास्ट चैप्टर जो है वो सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए है, ध्यान रखिएगा, ये पीरियोडिक टेस्ट में भी नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया। तो ये चारों बुक्स में वो चैप्टर्स हो गए जो आपको बोर्ड एग्जाम और पीरियोडिक टेस्ट के लिए पढ़ना है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जो मैंने बोर्ड एग्जाम्स के लिए चैप्टर्स के नाम बताए वो बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे, पीरियोडिक टेस्ट में भी पूछे जाएंगे। लेकिन जिन चैप्टर्स का नाम मैंने आपको पीरियोडिक टेस्ट के लिए बताया वो सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आएगा और वो बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। आगे देखते हैं। तो ये 80 मार्क्स की बात हो गई। अब हम बात करते हैं 20 मार्क्स की। 20 मार्क्स जिसको हम बोलते हैं दोस्तों इंटरनल असेसमेंट। इसमें कैसे होता है, इसमें 5 नंबर, ठीक है, जो टोटल जो 20 मार्क्स है इसमें से 5 मार्क्स जो है वो पेन पेपर टेस्ट के लिए रखा गया है। पेन पेपर टेस्ट का मतलब क्या है, पेन पेपर टेस्ट का मतलब है यहाँ पे आपका पीरियोडिक टेस्ट। ध्यान रखिएगा, आपके टोटल 3 पीरियोडिक टेस्ट जो है पूरे साल में होते हैं, PT1, PT2 और PT3, ठीक है। उसमें जो है जो 2 ऐसे पीरियोडिक टेस्ट होंगे जिसमें सबसे अच्छे आप नंबर लेके आएंगे। मान लीजिए कि PT1 में आपके 40 में 40 मार्क्स आते हैं, PT2 में आपके मान लीजिए 40 में 40 मार्क्स आते हैं, PT3 में आपके 30 मार्क्स आते हैं 40 में, ठीक है। तो आपका जो बेस्ट 2 हुआ वो कौन सा हो गया, PT1 के 40 मार्क्स और PT2 के 40 मार्क्स। अब इस 40 मार्क्स का एवरेज लेकर के उसको 5 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब चूंकि आपने फुल मार्क्स लेके आए हैं तो आपको 5 में 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसी हिसाब से अगर आपके मान लीजिए कि PT1 में मान लीजिए 40 मार्क्स है, PT2 में आपके मान लीजिए 30 मार्क्स हैं और PT3 में आपके जो है 35 मार्क्स हैं, तो आपके कौन से 2 मार्क्स ऐड होंगे, PT1 का और PT3 का, यानी कि 40 मार्क्स और 30 मार्क्स, इन दोनों को ऐड करके इनका एवरेज निकाल करके उसको 5 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो PT का जो वेटेज है वो टोटल 5 मार्क्स का है। दूसरा जो 5 मार्क्स है
वो है असेसमेंट यूजिंग मल्टीपल स्ट्रेटजीज। जैसे आपके क्लास में कभी कभी क्विज होता होगा, डिबेट कराया जाता होगा, रोल प्ले, वाइवा, ग्रुप डिस्कशन, विजुअल एक्सप्रेशन, इंटरेक्टिव बुलेटिन बोर्ड्स, ठीक है, गैलरी वर्क्स, एग्जिट कार्ड्स, कॉन्सेप्ट मैप्स, पीयर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट। तो ये जो तरीके होते हैं, मल्टीपल जो स्ट्रेटजीज हैं, इसके थ्रू आपको 5 मार्क्स के टेस्ट देने होंगे, ठीक है। तो क्विज के तरह, क्विज के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से, रोल प्ले के माध्यम से, वाइवा के माध्यम से, इन सभी तरीके से आपके 5 मार्क्स जो है आपके जोड़े जाएंगे इंटरनल असेसमेंट में। अगला जो 5 मार्क्स है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में पहले वाला भी आता है, ठीक है, ये जो मल्टीपल असेसमेंट है ये भी पोर्टफोलियो में ही आएगा। तो इसको देख लेते हैं। तो इसमें जो है 5 मार्क्स क्या है, क्लास वर्क और असाइनमेंट। जैसे आप नोटबुक बनाते हैं उसको चेक किया जाएगा। एनी एग्जाम्पलरी वर्क डन बाय द स्टूडेंट, अगर आपने कोई भी ऐसा बहुत अच्छा काम किया है जो एग्जाम्पल के लायक है टीचर के लिए, तो वो आपको उसके ऊपर मार्क्स दिया जा सकता है। रिफ्लेक्शंस, नरेशंस, जर्नल्स को या पब्लिश करते हैं, कोई भी अचीवमेंट जो आप अपने सब्जेक्ट्स के तहत पाते हैं पूरे साल के दौरान। पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ लाइक हेरिटेज इंडिया क्विज, या आप मान लीजिए कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसका भी इवेल्यूशन किया जाता है और उसको भी इसके अंतर्गत 5 मार्क्स में काउंट किया जाएगा। अगला 5 मार्क्स है सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी। इस सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी के तहत आपको एक प्रोजेक्ट करना होता है जो कि 5 मार्क्स का होता है। अब ये प्रोजेक्ट 5 मार्क्स का क्या है, इसको समझ लेते हैं। इसमें जो है सभी स्टूडेंट को, एवरी स्टूडेंट हैज़ टू मेक एनी वन प्रोजेक्ट, ठीक है, हर स्टूडेंट को एक प्रोजेक्ट बनाना होता है। यह प्रोजेक्ट किस पे हो सकता है, कंज्यूमर अवेयरनेस पे हो सकता है, किसी सोशल इशू पे हो सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे होता है। तो ये आपको टीचर आपके बताएंगे कि आपको किस पे आपको प्रोजेक्ट बनाना है। कंज्यूमर अवेयरनेस जो चैप्टर है दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये आपके कंज्यूमर राइट्स जो चैप्टर था इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर मैंने बताया कि सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए है, उससे संबंधित है दोस्तों, ठीक है। सोशल इशू कोई भी आपको टीचर्स बता सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। तो इन तीनों में से किसी भी एक टॉपिक पे आपको एक कोई प्रोजेक्ट बनाना होगा जो 5 मार्क्स का होगा। मार्किंग कैसे होगी, इसके 3 क्राइटेरिया है दोस्तों। जो पहला है वो है कंटेंट एक्यूरेसी, ओरिजिनलिटी और एनालिसिस, यानी जो आप प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं उसमें कंटेंट कितना अच्छा है, कितना एक्यूरेसी है, कितनी सही है उसमें चीज़ें, ओरिजिनल कितना है, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि पूरा आपने जो है प्रिंट आउट निकाल करके कहीं से और उसमें ला करके प्रोजेक्ट में जमा कर दिया है। एनालिसिस आपने उस पर किया है कि नहीं उस प्रोजेक्ट के ऊपर, तो इसके 2 मार्क्स होते हैं। प्रेजेंटेशन एंड क्रिएटिविटी, आपने किस तरीके से प्रेजेंट किया है, ठीक है। अब मान लीजिए आपका कंटेंट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ओरिजिनल कंटेंट है, लेकिन आप उसको प्रेजेंट अच्छे से नहीं किए हैं, यानी कि एक सिंपल आपने A4 शीट पे जो है बना करके और स्टेपल करके दे दिया, तो प्रेजेंटेशन ये खराब हुआ, ठीक है ना। क्रिएटिविटी आपने कोई नहीं दिया, कोई डिजाइनिंग नहीं है उसमें, सुंदर नहीं लग रहा है देखने में, ठीक है। तो इसके भी दोस्तों 2 मार्क्स होते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरा है वाइवावोस, यानी कि टीचर आपसे उस टॉपिक के बारे में जिसके ऊपर आपने प्रोजेक्ट तैयार किया है उसके बारे में आपसे टीचर कुछ बोलने के लिए कह सकता है, ठीक है, कि क्लास के सामने आइए और आपने जो प्रोजेक्ट तैयार किया है उसके बारे में कुछ बताइए। तो ये दोस्तों 1 मार्क्स का होता है। तो टोटल कितने हो गए, 5 मार्क्स। तो ये 5 मार्क्स होते हैं आपके प्रोजेक्ट वर्क है, यानी कि सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी के अंतर्गत। तो दोस्तों ये हो गए टोटल 20 मार्क्स। अब जो क्वेश्चन पेपर आपका आता है बोर्ड एग्जाम का 80 मार्क्स का, उसका एक खास डिज़ाइन होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चंस आपको उस बोर्ड एग्जाम के पेपर में दिए होते हैं, वो बहुत ही एक मेहनत के बाद बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से उस पेपर को तैयार किया जाता है, जिसमें हर तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। क्योंकि दोस्तों हर बच्चे की अपनी अपनी क्वालिटी होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चीज़ों को बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं, उनको चीज़ें भूलती नहीं हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चीज़ों को बहुत लंबे समय तक तो नहीं याद कर पाते हैं, लेकिन उनसे कोई कॉन्सेप्ट पूछो तो बहुत अच्छे से समझा देते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रख करके हर फील्ड की जानकारी आपकी पता चले, आप यानी कि याद कितना रख पाते हैं, आप चीज़ों को कितने अच्छे से समझा पा रहे हैं, जो आपने पढ़ा है उसको कितने अच्छे से आप अप्लाई कर पा रहे हैं किसी दूसरे चीज़ पे। तो इन सबको चेक किया जाता है आपके एक क्वेश्चन पेपर के माध्यम से जो 80 मार्क्स का होता है। अब उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं ध्यान दीजिएगा। एक कॉम्पिटेंसी होती है दोस्तों रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग की। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे पूछूं कि इन विच ईयर महात्मा गांधी केम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ठीक है, तो ये रिमेंबरिंग है, आपको याद होना चाहिए, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, आपको बस याद होना चाहिए कि हाँ महात्मा गांधी भारत किस सन में वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, ठीक है। तो अगर आपको ये इसका आंसर याद है तो यानी कि रिमेंबरिंग कैपेसिटी आपके अंदर है। अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, किसी भी चीज़ को समझना। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे पूछूं कि जो बारिश होती है भारत में वो किस तरीके से होती है, तो आप उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि नहीं समझते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग है आपकी, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे पूछूं कि अभी जून का मौसम चल रहा है, जून का मंथ चल रहा है और अभी बारिश हो रही है, तो ये कौन सी बारिश होगी, ठीक है। तो ये
एप्लीकेशन हो सकता है आपका, अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं आप अपने नॉलेज को, जो आपको बुक में पढ़ाया गया है आप उसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहूँ कि ये कॉटन क्रॉप है, इसको ग्रो करना है, तो बताइए आप किस मिट्टी में आप इसको ग्रो करेंगे। तो आपके पास जो नॉलेज है, आपको जो बुक में पढ़ाया गया है, उसको आप कितने अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हैं। तो एप्लीकेशन का एक सामान्य सा एक स्तर है, इससे भी हाई लेवल का एप्लीकेशन हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई पे फिर फॉर्मुलेटिंग, जैसे मान लीजिए कि आपको जो है बताया गया है एवरेज इनकम के बारे में, पर कैपिटा इनकम के बारे में पढ़ाया गया है। मैं आपसे पूछूं कि एक परिवार है, उस परिवार में जो है 10 लोग हैं और 10 लोग जो है कुछ ना कुछ पैसे कमाते हैं। एक आदमी 100 रुपये कमाता है, दूसरा 200 कमाता है। इस तरीके से मैं 200 का आय बता दूं आपको, इनकम बता दूं, और पूछूं कि बताइए कि उस फैमिली का पर कैपिटा इनकम कितना हुआ। तो आपको अगर पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला पता है तो यहाँ पे भी आप उसको फॉर्मुलेट करके आप उसका मतलब बता सकते हैं दोस्तों। तो ये है डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, फॉर्मुलेटिंग, एनालाइज करना किसी चीज़ को, ठीक है, इवेलुएट करना किसी चीज़ के बारे में, और किसी चीज़ के बारे में और कोई नई चीज़ें क्रिएट करना। तो इन सब आधार पे जो है आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो लास्ट स्किल है दोस्तों वो है मैप स्किल। तो मैप पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन? रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग पे 28 मार्क्स, यानी कि टोटल पेपर का 35% वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो जो है रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बेस पे होते हैं। अप्लाई बेस पे जो है 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 17.5% मार्क्स जो है वो अप्लाइंग बेस पे होते हैं। फॉर्मुलेटिंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग, इसके 32 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 40% जो क्वेश्चंस होते हैं, 40% जो मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं कॉम्पिटेंसीज पे बेस्ड होते हैं। और 6 मार्क्स आपके आते हैं वो मैप स्किल पे आते हैं, जो 7.5% मार्क्स जो है टोटल 80 आउट ऑफ 80 के होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर आता है, ठीक है, और ये आपका 100% वेटेज हो गया। अब हम समझते हैं कि मैप में क्या पूछा जाएगा आपसे, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके लगभग सभी चैप्टर्स में, जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं उसमें लगभग सभी चैप्टर्स में मैप दिया हुआ है। आपको सभी मैप को दोस्तों नहीं रटना है, सबके पीछे नहीं पढ़ना है। आप सिर्फ ये जानिए कि आपके सिलेबस में कौन सा मैप दिया हुआ है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, और कौन सा मैप ऐसा है जो बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो आप उस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आपके पास बर्डन भी कम होगा। तो आइए मैप देख लेते हैं। तो ये है लिस्ट ऑफ मैप आइटम्स दोस्तों। सबसे पहला है हिस्ट्री। हिस्ट्री में दोस्तों एक चैप्टर है जो 3rd चैप्टर है, और जो नई बुक है उसमें 2nd चैप्टर दिया होगा, नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि कंपल्सरी चैप्टर है, आपको पढ़ना है, बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, आपके पीटी एग्जाम में भी आएगा। तो हिस्ट्री से टोटल 2 मार्क्स के मैप पूछे जाते हैं। टोटल कितना मैंने बताया आपको मैप, वो है 6 मार्क्स का, जिसमें से 2 मार्क्स हिस्ट्री से और 4 मार्क्स ज्योग्राफी से आते हैं। तो ये जो 2 मार्क्स के जो मैप लोकेट करने के लिए आएगा वो आएगा सिर्फ एक चैप्टर से, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें क्या आएगा, इसमें जो है एक पूछा जाएगा आपसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई सेशन, जिसमें 3 सेशन सिर्फ आपको पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कि सितंबर 1920 का कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ था, ये हुआ था कोलकाता में। दिसंबर 1920 का कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ था, ये हुआ था नागपुर में। और 1927 का कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ था, ये हुआ था मद्रास में। तो ये 3 कांग्रेस सेशन है दोस्तों। इसमें से एक 100% श्योर है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि ये इसका पैटर्न ही ऐसा है। दूसरा है इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसमें आपको चंपारण, ठीक है, जहाँ पे इंडिगो प्लांटर्स का मूवमेंट हुआ था, खेड़ा जहाँ पे पीजेंट सत्याग्रह हुआ था, अहमदाबाद जहाँ पे कॉटन मिल वर्कर्स सत्याग्रह हुआ था, अमृतसर जहाँ पे जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, चौरी चौरा में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया गया था, और डांडी जो कि गुजरात में है वहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का स्टार्टिंग हुआ था, सॉल्ट लॉ ब्रेक किया गया था। तो ये जो 6 प्लेसेस हैं ये आपको पता होना चाहिए कि इसका लोकेशन कहाँ पे है और ये किस लिए फेमस है, ठीक है। तो ये जो 6 प्लेसेस हैं इसमें से कोई एक आएगा, ठीक है। तो ये 3 में से ये 3 प्लेसेस अगर आपको कोलकाता, नागपुर और मद्रास स्टेशन के बारे में पता है कि किस ईयर में हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो आपके 1 मार्क्स यहाँ से फिक्स हो जाते हैं। और अगर आपको ये 6 प्लेसेस के बारे में पता है कि ये 6 प्लेसेस चंपारण कहाँ पड़ता है, खेड़ा कहाँ पे है, अहमदाबाद, अमृतसर, चौरी चौरा, डांडी, ये सब कहाँ पे हैं, तो यहाँ से 1 मार्क्स आएगा। तो टोटल हिस्ट्री का 2 मार्क्स हो गए। तो ये हो गया दोस्तों हिस्ट्री से 2 मार्क्स। इसके अलावा आपको मैप के लिए कुछ नहीं पढ़ना है हिस्ट्री से, सिर्फ यही इतना ही पढ़ना है, ठीक है। आपके बुक में इवन जो चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, इसमें बहुत सारे जगहों के नाम लिखे हुए हैं, सबके पीछे नहीं पढ़ना है। सिर्फ जो इस यहाँ पे मैं आपको अभी बता रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर जो आप देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट बना के रख लीजिए, अपने नोटबुक में लिख लीजिए, यही सिर्फ पूछा जाएगा आपसे बोर्ड एग्जाम में। अब आते हैं ज्योग्राफी के ऊपर। ज्योग्राफी से 4 मार्क्स से मैप लोकेट करने के लिए आएगा। इसमें क्या आएगा, पहला चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसमें है मेजर सॉइल टाइप्स। जो मैं आपको लेक्चर जब पढ़ा रहा था, ये चैप्टर जब पढ़ा रहा था आपको रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, तो उसमें मैप मैंने आपको बताया था।
उसमें आइडेंटिफिकेशन ओनली आएगा। अब आपको ये याद नहीं रखना है कि ब्लैक सॉइल कहाँ होता है, ब्लैक सॉइल का एरिया आपसे ये नहीं कहेगा कि ब्लैक सॉइल का आप एरिया मैप में लोकेट कीजिए, ऐसे नहीं आएगा। उसमें एक सॉइल का एरिया वो मैप में खुद ही लोकेट करके रखा होगा और आपसे ये पूछेगा कि बताइए, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए महाराष्ट्र का कोई इलाका उसने लोकेट कर दिया, ठीक है, एरो बना करके वहाँ पे लिख दीजिए ए, और क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है ए सॉइल टाइप्स, ओके, आइडेंटिफाई द सॉइल टाइप्स। तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलता है कि कौन सा सॉइल मिलता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी सॉइल कहाँ पे होती है। आपसे वो लोकेट करने के लिए नहीं कहेगा, बस आपसे क्या कहेगा, वो आइडेंटिफाई करने के लिए, वो लोकेशन वो खुद बता देगा, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि वहाँ पे कौन सा सॉइल मिलता है। जो सेकेंड है वो है वाटर रिसोर्सेज। मैंने आपको पहले ही बताया कि वाटर रिसोर्सेज का जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन आंसर, ये सिर्फ पीटी में आएगा, आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मैप बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज से आपको डैम के बारे में जानना है, ये भी लोकेटिंग एंड लेबलिंग है, यानी आपको जो है मैप में एक डैम का जो है कोई लोकेशन पहले से दिया रहेगा, बस आपको उसका नाम पता होना चाहिए कि कौन सा डैम है, ठीक है। ठीक है, जैसे सलाल है, भाखड़ा नांगल है, टेहरी है, राणा प्रताप सागर है, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन सागर और तुंगभद्रा। सिर्फ इतने जो है, जो 8 ये डैम के नाम दिए हुए हैं, सिर्फ इन्हीं 8 डैम का लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि सलाल डैम कहाँ पे है, भाखड़ा नांगल डैम कहाँ पे है, टेहरी कहाँ पे है। जैसे मान लीजिए कि उत्तराखंड में एक जो है लाइन ऐसे खींच दिया, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया बी, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में लिखा है बी अ डैम, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कौन सा डैम है, टेहरी डैम है, ठीक है। राणा प्रताप सागर कहाँ पे है, सरदार सरोवर डैम कहाँ पे है, किस नदी पे है, ठीक है, नदी जो है नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया वाटर रिसोर्सेज से। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी सिर्फ आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, यानी कि पहले से दिया रहेगा वो लोकेट करके बस आपको पता करना होगा कि ये कौन सा है, कौन सा फसल यहाँ पे होता है, या कौन सा एरिया है, या किस फसल का एरिया है। इसमें आपको क्या पता होना चाहिए कि राइस और वीट के मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया का कौन सा है, यानी कि कहाँ पे राइस और वीट सबसे ज़्यादा होता है, उस कंट्री का नाम और स्टेट का नाम आप जानिएगा, ठीक है। स्टेट का नाम पूछा जाएगा, कंट्री का नाम नहीं पूछा जाएगा। लार्जेस्ट और मेजर प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ शुगर कैन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन एंड जूट, सिर्फ इतना, ठीक है। लार्जेस्ट या मेजर प्रोड्यूसर, यानी कि शुगर केन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो यूपी महाराष्ट्र का नाम आप याद रखिए। टी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, असम का नाम याद रखिए। वैसे ही कॉफ़ी, रबड़, कॉटन और जूट का सबसे मेजर जो प्रोड्यूसर है वो कौन कौन से स्टेट हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और वैसे ही मेजर एरियाज कौन से हैं राइस और वीट के, ये भी पता होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एरिया लिखा गया है, ठीक है, यानी कोई एक एरिया बना दिया जाएगा, उस एरिया में हो सकता है यूपी बिहार का पूरा एरिया कवर कर दिया जाए, ठीक है, या मान लीजिए साउथ इंडिया का कोई 2 स्टेट 3 स्टेट को कवर कर दिया जाए और पूछा जाए कि यहाँ पे कौन सा क्रॉप ग्रो किया जाता है। अगला जो चैप्टर है दोस्तों वो है चैप्टर 5, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें भी आइडेंटिफाई करना है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, पहला है आयरन ओर माइंस। इसमें मयूरभंज, बैलाडीला, कुद्रेमुख, दुर्ग और बेल्लारी के बारे में पढ़ना है, यानी कि इनका लोकेशन कहाँ पे है, इंडिया के किस स्टेट में कहाँ पे ये होते हैं, ये जगह कहाँ पे है, ये आपको पता होना चाहिए। कोल माइंस कौन कौन से पढ़ने हैं, रानीगंज, बोकारो, तलचर और नेवेली, इनका लोकेशन कहाँ पे है, किस स्टेट में है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑयल फील्ड्स, डिगबोई, मुंबई हाई, कलोल, महाराष्ट्र, नहरकटिया, बसीन और अंकलेश्वर, इनका लोकेशन कहाँ पे है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है पावर प्लांट्स, जिसमें थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट। थर्मल प्लांट में जो है सिर्फ आपको नामरूप और सिंगरौली पता होना चाहिए कि कहाँ पे है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट में नरोरा, काकरापारा, तारापुर और कलपक्कम के बारे में इनका लोकेशन कहाँ पे है। लोकेशन का मतलब ये है कि आप सबका स्टेट कम से कम याद रखिए कि कौन सा किस स्टेट में है, आपका काम हो जाएगा। चैप्टर 6 है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसमें भी लोकेटिंग एंड लेबलिंग है, जिसमें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक मैप दिया हुआ है, मैप में एक स्टेट के पास ऐसे एरो बना दिया और वहाँ पे आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा है अ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। तो अब वो किस स्टेट में है, मान लीजिए महाराष्ट्र में है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मुंबई का होगा। गुजरात में है तो आप समझ सकते हैं कि ये सूरत रहा होगा, ठीक है। तमिलनाडु में है तो आप समझ जाएंगे कि कॉटन टेक्सटाइल लिखा है और तमिलनाडु है, यानी कि एक पक्का कोयम्बटूर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर और कोयम्बटूर। वैसे ही आयरन एंड स्टील प्लांट दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर और सलेम। अगला है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, जिसमें आपको पढ़ना है नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम। लास्ट चैप्टर है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसमें आपको मेजर पोर्ट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, जिसमें सी पोर्ट्स हैं और एयरपोर्ट्स हैं। सी पोर्ट्स में कौन कौन से हैं, कांडला, मुंबई, बर्मागांव, न्यू मैंगलोर, कोची, तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया। ये कौन से स्टेट में है, आप इतना कम से कम याद रखिएगा। एयरपोर्ट्स में कौन से हैं,
अमृतसर राजा सांसी, ठीक है, राजा सांसी एयरपोर्ट यानी कि अमृतसर में, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, छत्रपति शिवाजी मुंबई, मीनमबक्कम चेन्नई, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता और राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद। तो हो सकता है कि आपसे सिर्फ मैप क्वेश्चन में पूछा जाए कि राजा सांसी एयरपोर्ट, लोकेट राजा सांसी एयरपोर्ट, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अमृतसर में है, तो आप अमृतसर को इजीली लोकेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप मैप का प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है मैप को आइडेंटिफाई करना, और 6 मार्क्स समझ लीजिए कि एक तरीके से आपके सामने गिफ्ट है, ठीक है। आपको इसको लेकर के परेशान नहीं होना है, मैं इसके लिए भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैप को भी, और इसलिए आपको याद कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, अभी पहले चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं मैप पे भी आऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको कोई भी डाउट अभी भी हो कि एग्जाम में कौन से चैप्टर्स नहीं आएंगे, ठीक है, कौन से चैप्टर्स आएंगे, ठीक है, मैप में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो वीडियो देखिएगा। अगर फिर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, जरूर मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चल सके कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और कौन से चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।